हेलो जूनियर्स, नो नो नो, सॉरी सॉरी, हेलो सीनियर्स, कैसे हैं आप सब। अब जूनियर्स नहीं रहे ना, अब आप लोग क्लास 11th में पहुंच चुके हो और अब आप लोग हो चुके हो सीनियर्स। तो उम्मीद करती होंगी कि आपके 10th में अच्छे रिजल्ट हुए होंगे, और अगर नहीं हुए होंगे तो बिल्कुल सैड नहीं होना है, आगे आप अच्छा और करोगे। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। यानी कि संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा है और किस तरह से रेडी हुआ है और क्यों ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों ज़रूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए भी, और भी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या फिर सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टेट पीसीएस में हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। और ये पूरे बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि आप जो फर्दर जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे आप फंडामेंटल राइट्स, तो आपको फंडामेंटल राइट्स समझ में नहीं आएगा जब तक आप चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन को समझ कर नहीं जाओगे, क्योंकि ये एक बेस है। कॉन्स्टिट्यूशन को, इस चैप्टर 1 को समझ कर ही आप आगे के चैप्टर्स पढ़ पाओगे, क्योंकि ये ही इसी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स बने हैं इस क्लास 11th के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाले बुक में। तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हम तो अक्सर सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, क्लास 6 7 8 9 10 11 पढ़ते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पर होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, बस एक बेसिक लॉज या फिर कोई रूल्स है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि एक सेट ऑफ लॉज होता है जो एक रिटन होता है, कहीं अनरिटन भी होता है। लॉज होता है कोई एक कंट्री को उस कैसे रेगुलेट करेगा, कोई कंट्री कैसे ऑपरेट करे, कैसे गवर्न करेगा, कैसे गवर्नमेंट बनाएगा और कैसे रूल्स बनाएंगे, वो सब किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, और वो किस पे रिलेटेड है, वो एक कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे गवर्न करना है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो हम समझेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शंस क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो हम 4 पॉइंट से समझेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अब ये क्या हुआ, आपके ऊपर से पार हुआ, मैं समझाती हूँ। आप देखिए, कोऑर्डिनेशन मतलब पता है आपको, मतलब कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे को मिलाता है। जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। किसी को बुक्स पसंद है, किसी को गेम्स पसंद है, किसी को मूवीज़ पसंद है, सबके अपने अपने हॉबीज़ है। तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, यानी कि सोसाइटी पूरी एक तरह से नहीं है, सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस तरह से देश चलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये गलत है, इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से लॉज बनना चाहिए, इस तरह से कानून बनना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग मतलब सोच के लोग हैं। तो हमें क्या चाहिए, बेसिक रूल्स चाहिए, हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो सब फॉलो करें, सब लोग फॉलो करें। और हमें उस जो रूल्स, जितने भी रूल्स है, तो जो रूल्स है वो ऐसा ना हो कि बस हाँ रूल्स बना दिए गए, नहीं, वो लीगली इन्फोर्सिबल होना चाहिए। लीगली मतलब कि अगर वो रूल्स को कोई फॉलो ना करे तो पनिश किया जाए, यानी कि अश्योरेंस दिया जाए, हमें अश्योरेंस दिया जाए कि जो बेसिक रूल्स बनाया गया है उसको सब लोग फॉलो करेंगे। मैं करूँगी, मैं और भी बहुत सारे लोग करेंगे, अगर कोई बाकी लोग नहीं करेंगे, उनको पनिश नहीं किया जा रहा, तो मैं भी क्यों करूँगी। तो लीगली इन्फोर्सिबल मतलब कि लीगल तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसको कोई जो बेसिक रूल्स बनाया गया है कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना, ये एक रूल बना दिया गया है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमको पनिश कर दिया जाएगा। तो यही एक तरीका है जिससे कि हम लीगल इन्फोर्सिबल एक तरीका है जिससे कि हम सब लोगों को रूल्स को फॉलो करवा सके। अगर हम किसी को पनिशमेंट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला वो बात सुनेगा। तो इससे क्या होता है, हमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है सोसाइटी में, सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, रूल्स बना दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे सोसाइटी ऐसे चलेगा, ऐसे गवर्नमेंट काम करेगी, तो रूल्स बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक दूसरे से समझ पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। तो वो हो गया कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। पहला ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि अब सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, कुछ अपर कास्ट के लोग रहते हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग रहते हैं। खैर अभी तो कोई कास्ट क्लास नहीं होता, लेकिन फिर भी कहने की बात है, कुछ
प्रिविलेज लोग होते हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। तो हमें ये सोचना है कि डिसीजन कौन लेगा, मतलब ये पूरे सोसाइटी के लिए, फिर पूरे कंट्री के लिए, फिर पूरे एक स्टेट के लिए डिसीजन कौन लेगा, मतलब डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। ये भी कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर करता है कि कौन डिसीजन लेगा, किसके पास पावर होना चाहिए, किसके पास कितना पावर होना चाहिए, ये सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है कि जो देखिए जैसे कि अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट होता है, कुछ होता है मोनार्की सिस्टम होता है, कहीं पे वन पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मोनार्की, वहाँ पे कौन रूल बनाएगा, वहाँ पे पावर किसके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है किंग के पास होगा। वन पार्टी सिस्टम जैसे कि सोवियत यूनियन में हुआ करता था, रशिया में, अभी का नहीं, 1991 से पहले जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उससे पहले वो एक रशिया दूसरा कंट्री हुआ करता था, उसका पहले दूसरा नाम था। ठीक है, तो वहाँ पे कौन रूल बनाता था, वहाँ पे वन पार्टी रूल बनाते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ऐसे करके कुछ था। ठीक है ना, तो ये रूल्स बनाते थे, इनके पास पावर हुआ करता था एक पार्टी के पास। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन बनाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन, हम जो लोग हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हमारे पास पावर है। हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। जैसे कि अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है, अभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किए, एमएलए चूज़ किए, एमपीज चूज़ किए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चूज़ करते हैं हर 5 साल में, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठ कर हमारे बिहाफ में क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बताता है कि किसके पास पावर होना चाहिए, कौन डिसीजन लेगा। तो सेकंड ये फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सेकंड ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा, ये बताता है। थर्ड है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन मतलब रोक लगाना, किसी भी चीज़ में रोक लगाना उसे कहते हैं लिमिटेशन, उसको कम करना, लिमिट कर देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, एजुकेशन का राइट देता है, रिलीजन का राइट देता है, और भी बहुत सारे राइट्स देता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है ना कि अनफेयर लॉज बना देती है, जैसे कि कुछ गलत लॉज बना देते हैं, कुछ गलत लॉज पास हो गया, या फिर एग्जाम्पल ने बता दी हूँ, क्या पता अगर गवर्नमेंट बोल दे कि रिलीजन, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाएगा इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर अनजस्ट हो गए, तो गलत बात है। सबको अपने अपने रिलीजन को मतलब उसको फॉलो करने का बिल्कुल राइट है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो गवर्नमेंट कोई गलत काम ना करे, गवर्नमेंट कोई अनजस्ट लॉ ना बना ले, कोई गलत कानून ना बना ले, इसीलिए हमें क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये कोई वायलेट नहीं कर सकता। यानी कि ये जो हमारे पास जो हथियार दिया गया है, इससे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट कोई गलत काम ना करे, हमारे अगेंस्ट कोई अनजस्ट लॉज ना बना ले। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स कोई भी आर्बिट्री स्टेट एक्शन से। मतलब कि स्टेट आर्बिट्री मतलब अपना मनमानी जो स्टेट करता है, जैसे कि मोनार्की सिस्टम में होता है, किंग जो भी ऑर्डर दे दिया बस वो मान लेना पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट अनजस्ट लॉ बना ले तो हम प्रोटेस्ट करने पे निकल जाते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपनी वॉइस आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट से हमें प्रोटेक्ट करता है ये फंडामेंटल राइट्स। ये क्या होता है कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो कोई गलत लॉ ना बना सके, कोई हमको वायलेट ना कर सके, और हमें कोई भी परेशानी ना दे सके। ये हो गया थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम क्या है कि वो स्पेसिफाई करता है, वो ऑर्डर, एक तरह से वो इनडायरेक्टली ऑर्डर देता है स्टेट को कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करे। यानी कि सोसाइटी में बहुत गरीबी है, आपको पता है कि रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स है, इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है ना, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट में कहूँगी तो आप समझ जाइएगा गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। स्टेट मतलब जो झारखंड और जो पर्टिकुलर ओडिशा और ये मध्य प्रदेश वाला स्टेट में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कह रही हूँ एक स्टेट मतलब यानी कि कंट्री या फिर गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, यानी कि पावर देता है कि वो हमारे लिए कुछ
पॉजिटिव मेजर्स ले सके, यानी कि कुछ पॉजिटिव लॉज बना सके। ऐसे लॉज बनाए जैसे कि 14 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, या फिर जो गर्ल्स हैं उन्हें थोड़ी बहुत अच्छा राइट्स दिया जाए कि वो भी जॉब कर सकती है, उनको भी इक्वल अधिकार है। तो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट क्या करे, कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, या फिर कुछ राशन बांट देती है जैसे कि गवर्नमेंट, तो क्या करे, इसको कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो पॉलिसी बनाए, अच्छे अच्छे पॉलिसी बनाए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे कि यानी कि जो लोगों के गोल्स है और जो एस्पिरेशंस है सोसाइटी में वो फुलफिल हो जाए। कौन मदद करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यानी कि वो बोलता नहीं है, बस वो एम्पावर करता है। वहाँ पे लिख दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम सिटीजन्स के लिए अच्छे अच्छे काम करो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनके गोल्स को फुलफिल कराओ। ना फिफ्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन हमें आइडेंटिटी देता है, ठीक है, हमें पहचान देता है। जैसे कि सोसाइटी में डाइवर्स लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग रिलीजन से अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 3 तरह का आइडेंटिटी देता है, 3 तरह का पहचान देता है। पहला देता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सेकेंड देता है मोरल आइडेंटिटी, थर्ड देता है नेशनल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे देता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी 18 ईयर्स से अबव है, जो भी 18 साल से ऊपर है, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कलर के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है कि वो बस 18 साल से ऊपर हो, सबको वोटिंग राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये भी हमें क्या है, पॉलिटिकल राइट्स दिया गया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ना मॉरल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करता है कि तुम जब अपने फ्रीडम को यूज़ कर रहे हो, यानी कि मैं अपनी फ्रीडम को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अपनी फ्रीडम को ऐसे यूज़ करूँ कि जो सामने वाला है उसका फ्रीडम खतरे में ना आ जाए। यानी कि लोगों की भी जो फ्रीडम है उसको भी रिस्पेक्ट दो, लोगों के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो। ये ना कि बस अपना रिलीजन को सुपीरियर मान के बस अपने रिलीजन को ही बस मानना है, नहीं, अपना रिलीजन भी मानो और दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो। तो हमें मॉरल रिस्पेक्ट भी सिखाता है। तो हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है और नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंडियन, हम कौन है, इंडियन है, एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि हम जितने भी भारतवासी, भारत के जितने भी लोग हैं, एक भारत देश से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि बहुत सारी कंट्री है, जर्मन, जैसे कि एग्जांपल में जर्मन, जो लोग एथनिसिटी के बेसिस में क्या करते हैं, लोगों को सिटीजनशिप देते हैं, नागरिकता देते हैं। जैसे कि जो लोग जर्मन में जन्म लेते हैं या फिर आर्यन रेस के होते हैं, उनका एथनिक कल्चर जो होता है, उन्हीं को सिटीजनशिप दिया जाता है, उन्हीं को बोला जाता है कि हाँ ये जर्मन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि कोई फेयर है तो उसे सिटीजनशिप दे दो, कोई डार्क है तो उसे सिटीजनशिप ना दो। हम एथनिसिटी से एथनिक आइडेंटिटी नहीं मानते हैं, हम क्या मानते हैं, नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हम जितने भी भारत में लोग हैं सब लोग क्या है, इंडियंस हैं। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी या नेशनल आइडेंटिटी, तो ये 5 तरह के फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप फंक्शंस आ जाए जो तो भी लिख सकते हैं, ये 5 पॉइंट अच्छे से इलाबोरेट करके। और अगर वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो भी ये 5 पॉइंट आप सजा के लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नाउ अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी मीन्स अ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या पावर्स है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो लिखे हुए रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में होते हैं, यानी कि पेपर वाइज होते हैं, एक पेपर सिंगल, 2, 3, मतलब पूरा एक बुक नहीं बना हुआ रहता है। तो जैसे इंडिया में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट्री वाइज होता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री वाइज होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम पावर समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या पावर्स है। सबसे पहला है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी कि कैसे बना है वो, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो एक होता है डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे, हर एक कंट्री अपने अपने संविधान बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका संविधान एकदम लंबा चलता है। हमारे इंडिया में 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भला कंप्लीट हुआ है 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम उसे फोर्स में लाए थे 1950, और आज 2024 चल रहा है।
लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसे ही है। हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिसॉल्व नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बनता है, फिर 10 साल चलता है, फिर वो मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, वो फिर डिसॉल्व हो जाता है, वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे कि कोई मिलिट्री लीडर बना दिया हो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, जैसे कि पाकिस्तान में होता था। जैसे कि नेपाल में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है ना। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम में आ सकता है कि 3 सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम लिखे या फिर 2। तो अब इंडिया और साउथ अफ्रीका या फिर यूएसए, ये 3 नाम तो अपने ज़बान पे रखिएगा, ठीक है। कैसे रखिएगा? SIV, सिव, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंडिया और यूएसए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कॉलोनी थी, ठीक है। ये तीनों किसी ना किसी का कॉलोनी बना हुआ था, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रही थी, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल कर रही थी, यूरोपियंस रूल कर रहे थे, यूएसए में भी यूरोपियंस रूल कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत नेशनल मूवमेंट्स हुआ है, बहुत स्ट्रगल किया गया है, यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद लोगों को आज़ादी मिला, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान देना है कि क्यों। और बहुत सारे क्रेडिबल लीडर्स बनाए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे, जैसे कि हमारे लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी, और बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे सेक्रीफाइस किया गया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है, जहाँ की पब्लिक का सपोर्ट भी मिला है। तो मोड ऑफ प्रमलगेशन पर डिपेंड करता है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बनाया गया है, वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो समझो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत पावर है। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्ट है या फिर वो लंबे समय तक नहीं चल रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ कमी है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में टोटल लगा है 2 years 11 month 18 days, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना टाइम लग गया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक लग गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कौन है आखिर, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ग्रुप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ 26 नवंबर। याद रखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब केम इनटू फोर्स आया था, मतलब उसको हम लागू करना कब शुरू किए थे? 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे के दिन में। ये भी आपको याद रखना है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। सेकंड ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितना अथॉरिटी है। तो सेकंड ये है कि द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैसे कैसे प्रोविजंस बनाए गए, उसमें कैसे कैसे रूल्स डाला गया है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क क्या होता है, यानी उसका पूरी क्या होता है कि लोगों को कुछ रीज़न देना। यानी कि अगर मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हूँ, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई फॉलो करेगा ना, कुछ रीज़न होना चाहिए ना, उसके पीछे वजह होना चाहिए क्यों फॉलो करेगा लोग। तो हॉलमार्क ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एवरीवन, सबके पास सेम कुछ रीज़न हो, ठीक है ना, कि वो क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करेगा, क्यों रूल को फॉलो करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रूल्स को फॉलो करेगा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है। अगर सपोज करिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों को बहुत पावर दे दे, ठीक है ना, कुछ लोगों को बहुत पावर दे दे, कुछ लोगों को पावर ना दे, यानी कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ के है, तो ये कौन हो गए? मेजॉरिटी में। और मुस्लिम्स कम है, सिख कम है, तो ये कौन हो गए? माइनॉरिटीज़ में हो गए। तो अगर सपोज करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजॉरिटीज़ को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिया गया, उनको पावर्स दिया गया, तो क्या माइनॉरिटीज़ उन रूल्स को और प्रोविजंस को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? बोलेंगे नहीं, हमारे लिए तो कुछ रूल्स ही बनाया नहीं गया है। इसीलिए जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस ना करे, यानी उनको परेशान ना करे, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, OPP होगा, उनको ऑप्रेस ना करे या फिर उनको परेशान ना करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे। इस वजह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दिया गया, सबको इक्वल फ्रीडम है, सब आज़ादी से घूम सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, जस्टिस दिया गया, न्याय दिया गया और इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया। अगर इस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों नहीं दिया जाएगा तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इक्वालिटी नहीं दिया जाएगा, अगर लोगों के बीच में समानता नहीं दी जाएगी, तो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा पावर्स दिया जाएगा, कुछ लोगों को पावर्स नहीं दिया जाएगा, कुछ लोगों को ज़्यादा रिसोर्स दिया जाएगा, उनको ज़्यादा कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट उनको ज़्यादा किया जाएगा, और जो माइनॉरिटीज़ में जो कम लोग हैं उनको नहीं किया जाएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना, ताकि लोग उसको सपोर्ट करें और लोग उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें, लोग उससे अग्री होकर उसे फॉलो करें, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन।
बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, कोर्ट्स हो गई, सब इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा ना हो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख दिया जाए कि लेजिस्लेचर के पास खूब पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर ही नहीं है। सॉरी, पहले क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी क्या होता है। मुझे पता है आप 10th में पढ़ कर आए, फिर भी भूल चुके होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के बीच में या फिर कुछ एक लोगों को या फिर कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा पावर दिया जाए कि वही बस अपने पावर को एंजॉय कर पाए, नहीं, पावर को डिवाइड कर दिया जाए। तो हमारे इंडिया में हम पावर को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाइज करते हैं, मतलब यानी कि ऐसे सीधे, और एक वर्टिकल वाइज करते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे तक। तो हॉरिजॉन्टल वाइज करते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी को कहते हैं, यानी कि जो लॉज बनाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, ये कौन क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, ये क्या होता है, लॉज बनाते हैं, कानून बनाता है। कानून बनाने के बाद उसे कानून को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा। तो कानून को लागू कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव करवाता है। एग्जीक्यूटिव में कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि लेजिस्लेचर कानून बनाया, फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू कराया। अब अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर कोई गलत कानून बना दे लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी क्या करेगा, उसे सॉल्व करेगा। यानी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स है, उन्हीं वही लोगों में जजेस जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, इस जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करवाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो जुडिशरी, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाइज, पावर को डिवाइड कर दिया गया, सबको अलग अलग पावर दी गई ना। वर्टिकल वाइज दिया गया है, सबसे ज़्यादा पावर होता है इंडिया में सेंटर के पास। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे पास क्वासी फेडरल है, यानी कि थोड़ा बहुत सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है। सेंटर के पास कुछ पावर है, उसके बाद जितने भी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स के पास अपना पावर है, उसके बाद स्टेट्स के अंदर जितने भी पंचायत्स है या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ है, उनके पास अपना पावर है। तो वर्टिकल वाइज में पावर ऐसे डिवाइड किया गया, हॉरिजॉन्टल वाइज में पावर को ऐसे डिवाइड किया। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हमारे पास है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन इसी क्या है, इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है। जितने भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स के होते हैं, ये सब जितने भी इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो खैर नहीं, वो तो चुना जाता है लीडर, लेकिन जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज, ये सब जितने भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, वो कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया में और भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, बनाया गया है। क्योंकि किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना हो, मोनोपोली ना हो, मतलब किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना हो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा पावर ना हो, सबके पास पावर डिवाइड है, सबके पास सब लोग अपने अपने काम करें, एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, आपके भाई बहन होंगे, ऑब्वियसली बातें होंगी, कोई सिंगल चाइल्ड होंगे, उनके नहीं होंगे। तो भाई बहन के पास अगर अलग अलग उनको किसी को ज़्यादा राइट दिया जाता है, किसी को कम राइट दिया जाता है, तो क्या बैलेंस बना रहता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है भाई बहन के बीच में कि मम्मी देखो, तो इसे आपने ज़्यादा राइट दिया, इसे आपने ज़्यादा हक दिया, मुझे नहीं देते आप। तो क्या होता है ना, बैलेंस नहीं बना रहता है। अगर वही मम्मी पापा इक्वल राइट दे दे, बच्चों में इक्वल पावर दे दे कि हाँ तुम भी, दोनों में इक्वल सेम पावर दे दे, तो क्या कभी लड़ाई होगा, नहीं लड़ाई होगा, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं, सब अपने अपने काम करेंगे, बैलेंस बना रहेगा। उसी तरह अगर हम सब में पावर डिवाइड करके अगर बैलेंस बना दें तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस कम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मैंने आपको क्या बताया, रूल्स लिखे हुए, उसमें लॉज लिखे हुए, कानून लिखे हुए, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे सरकार बनेगी, किस तरह के राइट्स दिए जाएंगे लोगों को, किस तरह के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कैसे कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको ईजिली चेंज कर सकते हैं हम। जैसे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि ऐसा ऐसा है, पर बाद में उसको चेंज कर दिया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे हम, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनके प्रोविजंस रिजिड होते हैं, यानी कि उनको चेंज करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, उसे हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो इंडिया में है वो बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हम थोड़ा बहुत कोई चीज़ जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं फ्लेक्सिबल है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन का प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, दोनों तरह, दोनों के बीच में हमें कुछ चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया में क्या है, बैलेंस्ड
बैलेंस्ड, हमारे पास बैलेंस तरीका है। सो दैट इज़ इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और इजी करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। एंड कीप लर्निंग। बाय, जय हिंद।